वेलकम टू जयलक्ष्मी की डायरी। जय की नींद खुलती है। वह अपने आप को मैम के इतने करीब देखकर घबरा कर जल्दी से उनसे दूरियां बना लेता है। वह अपने शर्ट को ज़मीन से उठाता है और उसे पहनकर वहां से निकल जाता है। जय घर पहुंचता है। माँ किचन में खाना बना रही होती हैं। जय माँ को गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता है, आप नहीं पूछेंगे मैं रात भर कहाँ था? माँ कहती है, यह पहली बार थोड़ी न है, तुम पहले भी एक दो बार रात को अपने दोस्तों के घर रुके थे। जय ने हाँ कहा और ऊपर अपने कमरे की ओर चल दिया। वह बिस्तर पर लेटे बीते रात के बारे में सोचने लगा और कहा, यह गलत है। उसे फ्लैशबैक याद आ गया कि कल रात उसके और मैम के बीच क्या हुआ। वह करीब 1 घंटे तक अपने आप को कोल्ड वाटर में डुबोया रखा। फिर अचानक वह बाथटब से निकला और तैयार हुआ और गाड़ी लेकर बाहर जाने लगा। माँ ने चिल्लाया, खाना नहीं खाना है? उसने कहा, वापस आकर खाता हूँ। वह गाड़ी पर सवार कहीं जा रहा था। उसकी बाइक एक क्लिनिक के सामने रुकी। वह क्लिनिक सावित्री का था। वह एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कई देशों में काम किया है। जय अपनी इन फीलिंग्स से बहुत डिस्टर्ब था। तब उसने सारी बात अपने डैड को बताई। वह एक समझदार पिता थे। उन्होंने जय को शांत रहने को कहा और सावित्री से जय की मीटिंग फिक्स करवाई। जय को उनकी क्लिनिक जाने को कहा। जय ने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की और क्लिनिक के अंदर गया। उसने वेटिंग एरिया में थोड़ी देर इंतज़ार किया। देन एक स्टाफ ने उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर गया, सावित्री को नमस्ते कहा। सावित्री ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर कहा, तुम जय हो? हाँ, जय ने कहा। सावित्री ने उसे बैठने को कहा। जय सामने की चेयर पे बैठ गया। सावित्री ने उससे सवाल करना शुरू किया। जय, तुम्हारे बारे में तुम्हारे डैड ने मुझे बताया है, पर मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि तुम आज कैसा महसूस कर रहे हो। जय ने झिझकते हुए कल रात की घटना के बारे में बताना शुरू किया कि मैम और मैं। सावित्री ने कहा, थोड़ा पानी पी लो। देखो जय, यह बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। तुम मुझसे अपनी तकलीफ़ें शेयर कर सकते हो। जय ने सारी बातें बता दी कि उसके और मैम के बीच क्या हुआ और इस बात को लेकर वह हैरान है कि उसके मन में अपनी मैम के लिए फीलिंग्स कैसे हो सकती हैं। सावित्री ने बड़े ध्यान से जय की सारी बातें सुनी और उसकी काउंसलिंग शुरू करी। उन्होंने कहा, जय, हम सब इंसान हैं और यह फीलिंग्स जायज़ है। किसी के प्रति अट्रैक्ट होना नॉर्मल है। लव इज़ लव, यह तो तुमने सुना ही होगा। जब प्यार होता है तो एज, जेंडर, प्रोफेशन कुछ दिखाई नहीं देता। जय गौर से उनकी बातें सुन रहा था। सावित्री ने कहा, फिर भी तुम चाहते हो कि इस तरह की फीलिंग्स तुम्हारे अंदर डेवलप ना हो तो तुम डायरी लिखना शुरू कर दो। जय एक बुक स्टोर में रुकता है डायरी लेने के लिए। वहीं उसे केमिस्ट्री मैम दिख जाती हैं। जय वहाँ से भागने ही वाला था कि मैम आवाज़ लगाती हैं, जय। यस मैम। वह मैम को नमस्ते करता है। मैम, तुम सुबह बिना बताए चले आए? जय का चेहरा लाल हो गया। ओके यस, ये बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? जय ने कहा, डायरी लेने। और आप? मैम ने कहा, मैं एक नॉवेल लेने आई हूँ। जय सोचता है कि मैम को नॉवेल पढ़ने का भी शौक़ है। मैम ने कहा, जय ने कहा, कुछ नहीं। ऐसा लगता है मानो मैम जय की खामोशी भी पढ़ लेती हैं। बैक टू जयलक्ष्मी। कैलाश, संटू, निशी, पिंकी, अनीता साहू, जयंती, रुचि, मंजू और त्रिनाथ गोदरो, ये मेरे बचपन के मित्र थे। आज भी हैं, पर कहाँ है पता नहीं। मैं जब जीवन क्लास में पहली बार भर्ती होकर पढ़ने गई तब ये सभी मेरे क्लासमेट बने। मेरे पहले स्कूल फ्रेंड्स जिन्हें मैं आज तक भुला न पाई।
इस जीवन की अनोखी यात्रा में मैंने इनके साथ पूरे 7 साल बिताए। कैसे भुला सकती हूँ वो बचपन के पल जो बहुत मासूम थे, वो हँसी जो किसी बोझ से दबी न थी, वह अमन जो किसी के वश में न था, स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद कदम, जहाँ चाहे वहाँ खेलने जाओ, जो मन करे वह करने जाओ। वो बचपन आज दोबारा क्या मिल पाएगा, मुझे नहीं लगता। यह मेरे गांव की बात है। मुझे पहली बार स्कूल में भर्ती मेरे बड़े पापा ने किया, तब मेरी मुलाकात मेरे इन दोस्तों से हुई। आई मिस देम ऑल। इस प्रकृति ने मुझे इतने अच्छे दोस्तों से मिलने का मौका दिया। मैं प्रकृति को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। चंद्रपुर हमारे यहाँ एक घूमने की जगह है जहाँ हम पिकनिक के लिए गए थे। मेरे कुछ क्लासमेट्स और टीचर ट्रैक्टर में बैठकर गए थे। चौहान सर ने एक ट्रैक्टर किराया पर लिया था जिसमें कुछ राशन सामान और लकड़ियाँ भी थीं। चंद्रपुर में माँ चंद्रहासिनी को देवी माना जाता है। उनकी पूजा की जाती है। वहाँ उनका मंदिर है और मंदिर के आसपास और भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। हरे भरे घास के मैदान के बीच राम, सबरी, पांचों पांडव और कौरव के स्टेचू बने हैं। मंदिर के बाहर कई दुकानें लगी हैं, पूजन सामग्री की दुकानें और खिलौने, भगवान की मूर्तियाँ, प्रसाद की दुकान और भी कई सारी चीज़ें हैं। आप अगर यहाँ आते हैं तो सच में अच्छा महसूस करेंगे। इनफैक्ट जब हम घर के बंधन से मुक्त होकर कहीं भी जाएं तो अच्छा ही महसूस होता है। तो हम कहाँ थे? मैं और मेरे दोस्त ट्रैक्टर पर सवार चंद्रपुर के लिए निकले हैं। हम आधे एक घंटे में वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। हम ट्रैक्टर में बैठे पीछे गुजरते गाँव और पेड़ों के नज़ारों का आनंद ले रहे थे। चंद्रपुर पहुँचते ही पीछे से चौहान सर की गाड़ी भी आ जाती है। चौहान सर बाइक से ट्रैक्टर के पीछे पीछे आ रहे थे। उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चों को मंदिर घुमाने ले जाएं। हम यहाँ चिकन की दुकान से चिकन और बाकी सारे सामान खरीद कर ले आते हैं। हमारे साथ हमारी दीदी जी उषा और बिलासनी थीं। उन्होंने हम सारे बच्चों को इकट्ठा किया और हम मंदिर की तरफ पैदल चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद हम वहाँ पहुँच गए। हमने करीब 2 घंटे इधर उधर घूमे। कई बच्चे पैसे लेकर गए थे। उन्होंने बैग, मूर्तियाँ, लॉकेट, ब्रेसलेट जैसी वस्तुएं खरीदी। फिर हम वापस उस जगह आ गए जहाँ भोजन की व्यवस्था चल रही थी। खाना लगभग तैयार था। नॉनवेज और वेज के लिए अलग अलग सब्जियां बनी थी। आई एम टू शाई एंड इंट्रोवर्टेड गर्ल। मैं बचपन में मांसाहारी थी, चिकन जैसी चीज़ खाती थी, फिर भी उस लाइन में बैठी जिसमें शाकाहारी लोग बैठे थे। मेरा मन था चिकन खाने का, पर मेरी अंतर्मुखी स्वभाव के कारण कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या कहेंगे, यह सोचकर मैं मेरा मन मारकर शाकाहारी वाली लाइन में बैठ गई। इस तरह बचपन से मैं मेरे मन के विपरीत कार्य करती थी, जिसकी वजह से धीरे धीरे यह मेरी आदत बन गई और मेरी साइनेस और इंट्रोवर्टेड व्यक्तित्व को और बढ़ावा मिलता गया। मैं लोगों की छोटी छोटी बातें सीरियसली ले लेती। लाइक मुझे हमेशा से सुनने को मिला कि तुम घूमनी हो, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करती, तुम गर्दन को नीचे करके चलती हो, तुम कुब्जी जैसी क्यों चलती हो। कुब्जी मतलब पीठ और कंधा झुका कर चलना। ये सब सुनकर मैं खुद को दूसरों से कमतर समझने लगी। कहीं ना कहीं मेरा ऐसा होने का कारण मैं खुद हूँ कि मैं लोगों की बातों पर ध्यान देती हूँ, और इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं यह समाज भी है जो लोगों को गिल्ट, बुरा महसूस करवाता है। खासकर कृपया बच्चों से ऐसी बात न करें जो उनके मन को डिस्करेज करे। बचपन से मैं एक अजीब प्राणी रही हूँ, पर तब मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि मेरे साथ यह क्या घटित हो रहा है मैं समझ पाऊँ। मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत घबराहट होती थी। अपनी सहेलियों के साथ तो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेती थी, पर जब कहीं बाहर गांव जाना होता तो मेरा लड़कियों के सामने मुंह न खुलता। यह सारे क्रियाकलाप मुझे किसी और दिशा में ही लेकर जा रहा था, जिसका मुझे तनिक भी अंदेशा न था कि आगे क्या होने वाला है। यह मेरे गांव के स्कूल की बात है। मैं 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे महोत्सव में सबसे पहले 5 बजे से उठकर ठंडे पानी से नहाकर तैयार हो जाती। मेरे लिए
ऐसे दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते थे, आज भी हैं। 15 अगस्त में रैली निकालने के लिए दो दो लोगों की जोड़ी बनाई जाती। मैं और निशी एक साथ रहते थे रैली में। हमारी बॉन्डिंग कापी और पेन जैसी थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दीदी जी हम दोनों को बाकी स्टूडेंट से सवाल पूछने को कहती क्योंकि हम दोनों को आंसर याद थे। उसके बाद निशी और मैं एक दूसरे से प्रश्न पूछते और उत्तर न जानने पर एक दूसरे को एक दो अक्षर का हिंट दे देते। ऐसी थी हम दोनों की दोस्ती। दीदी जी हमसे पूछती कि क्या तुम दोनों को आंसर ठीक से याद था। हम कहते हमने एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बताया है। तब दीदी जी कहती तो थोड़ा थोड़ा मार खा लो। वो मजाक में कहती थी। दीदी जी ने हल्के हाथों से हम दोनों के हाथों को बेशरम के डंडे से मारा। एक बार की बात है, निशी मुझसे बात नहीं कर रही थी तो मैंने उससे कहा कि निशी तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। निशी ने कुछ नहीं कहा। मैंने खाना छुट्टी में घर आकर दादी से कहा मैं इस स्कूल में और नहीं पढ़ूंगी और मैं बहुत रो रही थी क्योंकि निशी मुझसे बात नहीं कर रही थी। फिर धीरे से उसने मुझसे बात करना शुरू किया। मैं स्कूल छोड़ने की बात भूल गई। मैं उस समय पहली या दूसरी क्लास में थी। बैक टू जय। जय अपने कमरे में एक टेबल में बैठा हुआ था और डायरी लिख रहा था। रात का समय था। रात के कीड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी जय का फ़ोन रिंग हुआ। जय। हाँ रोहन। रोहन। जय कल शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, तुम्हें आना है। जय। पर रोहन पर वर कुछ नहीं, तुम्हें आना ही होगा। मैंने सर मैम और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है। जय अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत डिस्टर्ब था पर वह रोहन को टाल न सका। शाम के समय रोहन के घर में मेहमान आने शुरू हुए। रोहन और उसके माता पिता सबका स्वागत कर रहे थे। रोहन ब्लैक सूट में काफ़ी जच रहा था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त आने शुरू हुए। सिर्फ मैम और जय आने को बचे थे। रोहन ने जय को कॉल किया। यार कहाँ है अभी तक आया क्यों नहीं। धीरज रखो रोहन, घर के बाहर ही हूँ। रोहन के घर के बाहर हरे घास के मैदान थे। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें सजी हुई थी। जय से अचानक एक लड़की टकरा गई और उसका फ़ोन गिर गया। जय नीचे झुका उस लड़की का फ़ोन उठाने और उसे दिया। यह लड़की उसकी मैम ही थी जो गोल्डन कलर की ड्रेस में काफ़ी जच रही थी। यह काफ़ी लॉन्ग ड्रेस थी जिसकी वजह से इस ड्रेस को संभालते हुए उनका फ़ोन गिर गया। मैम ने कहा थैंक यू जय। हमेशा की तरह मैम की आंखों और होठों पे स्माइल थी जो जय को मंत्रमुग्ध कर देती। ऐसा लगता कि उनकी मुस्कान कुछ कहने वाली है कि जय मेरे करीब ही रहो। संयोगवश जय भी गोल्डन कलर का ही सूट पहना था। वे दोनों एक जोड़ी की तरह लग रहे थे। जय ने रोहन के घर के अंदर तक जाने में मैम की मदद की। उसने मैम का ड्रेस संभाला जो ज़मीन पर टच हो रहा था। वह ऐसा करते हुए बहुत एलिगेंट और हैंडसम लग रहा था। एक बार के लिए सभी का ध्यान जय और मैम पे टिक गया। जय और मैम एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी रोहन ने माइक में अनाउंसमेंट की। यहाँ उपस्थित सारे मेहमानों और मेरे दोस्त, मेरे सर मैम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी मेरी बर्थडे पार्टी में आए। थैंक यू एंड एन्जॉय योर पार्टी। तब सब ने तालियां बजाई और पार्टी शुरू हो गई। पीछे एक मधुर ध्वनि बज रही थी। कई स्टूडेंट्स अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ डांस कर रहे थे। रोहन भी रोजी के साथ डांस कर रहा था। रोजी उसकी क्लासमेट है। वह दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जय की नज़र हिमाद्री मैम से हट ही नहीं रही थी। वह उनको एकटक देखे ही जा रहा था। तब मैम जय की तरफ देखती तो वह अपनी नज़र कुछ देर के लिए दूसरी तरफ कर लेता। जय के हाथ में जूस का ग्लास था। वह पार्टी में एक कोने में खड़ा था जहां वाइन का सेटअप था। दो वेटर थे जो पीने वालों को ड्रिंक सर्व कर रहे थे। उन्होंने जय से पूछा सर आप कौन सी ड्रिंक लेंगे। जय ने कहा नो थैंक यू।
एक लॉन्ग टॉल लड़का जो ब्लू सूट में था, उसने मैम से डांस के लिए पूछा। वह कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर था जो हमेशा से मैम पे ट्राई मार रहा था, पर मैम हमेशा उसे टाल देती। पर आज क्यों उन्होंने डांस के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वो दोनों पार्टी के सेंटर में डांस कर रहे थे। जय उन दोनों को इतने करीब देखकर जय को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो रही थी। जय हमेशा से उन इंग्लिश सर को पसंद नहीं करता था क्योंकि वह मैम के आसपास मंडराता रहता। आज तो हद ही हो गई, वह मैम के साथ डांस कर रहा है। वह इंग्लिश सर इस डांस का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। मैम को बार बार अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा था। जय को यह सब सहन नहीं हो रहा था। उसने हाथ में पकड़े कांच के ग्लास को जोर से दबाया। उसके हाथ से खून बहने लगा। कांच का ग्लास टूटकर जमीन पे बिखर गया। जय को ऐसा करते हुए केमिस्ट्री मैम ने देख लिया। जय वह हाथ जिस पे खून बह रहा था अपने जेब के अंदर छिपा लिया और वेटर से ड्रिंक देने को कहा। वेटर ने पूछा, कौन सा ड्रिंक लेंगे? जय ने कहा, जो भी तुम्हें ठीक लगे। वेटर ने ड्रिंक आगे कर दी। जय एक बार में ही पूरा पी गया। वेटर ने कहा, सर धीरे, यह बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है। जय ने और ड्रिंक बनाने को कहा। वेटर हैरान हो गए। ड्रिंक के 10-12 ग्लास खाली हो चुके थे। जय ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। केमिस्ट्री मैम जय के पास आई। पार्टी लगभग ख़त्म हो गई थी। 2-4 मेहमान बचे थे। जय रोहन के घर के बाहर गार्डन में आ गया था। वह गिरने ही वाला था। मैम ने पीछे से उन्हें संभाल लिया। मैम ने जय को बाहों में संभालते हुए पूछा, जय तुमने ड्रिंक किया है? जय ने कहा, नहीं मैम, तुमने किया है। जय, आपने कैसे नोटिस किया? आप तो सर के साथ डांस में व्यस्त थीं। मैम, हाँ, मैं उनके साथ डांस कर रही थी। मैंने आपको उनके साथ ही टाइम स्पेंड करते देखा। जय ने कहा। मैम ने जय को चुप रहने को कहा और उसके हाथों को देखा जिसमें खून निकल रहा था। मैम ने रुमाल से हाथ को बांधना चाहा। जय ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैम ने कहा, चुपचाप खड़े रहो। जय का हाथ खींचा और उस पर रुमाल बांध दिया। तुम्हारी आंखें लाल दिख रही है और तुम्हारे मुंह से वाइन की स्मेल आ रही है। मैम के ऐसा कहते ही जय ने उनके गुलाबी होठों को अपने होठों से लगा दिया और किस करता गया। दोनों एक दूसरे की टंगियों का टेस्ट ले रहे थे। दोनों की सांसें तेज हो रही थी। जय मैम की कमर को खींचकर अपने करीब ले आया। मैम ने भी जय को अपनी बाहों में भर लिया। मैम ने जय को जेंटली धीरे से अलग किया। जय ने पूछा, मेरे मुंह से वाइन का टेस्ट कैसा लग रहा है? मैम ने कहा, वाइन का टेस्ट कड़वा है पर तुम्हारी टंगियों का टेस्ट मीठा है। जय मैम की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या आप और टेस्ट करना चाहेंगी? इससे आपको भी नशा हो जाएगा। जय नशे की हालत में और हैंडसम और बोल्ड लग रहा था। जय के हाथ मैम के ब्रेस्ट पर थे और मैम के हाथ जय के फेस को जेंटली रब कर रहे थे और वो दोनों फ्रेंच किस में खो गए थे। मैम जय को संभालते हुए अपने कार में ले गईं। जय को आराम से कार के अंदर बिठाया। यह सब दृश्य रोहन ने देख लिया। उसने जय के घर में मैसेज किया कि जय आज रात हमारे घर ही रुकेगा। रोहन जो जय का बेस्ट फ्रेंड था इसलिए उसने ऐसा किया। मैम ने ड्राइवर को घर ले चलने को कहा। कार चलने लगी। जय मैम की गोद में सो गया। मैम प्यार से उसके बालों को सहलाने लगी। थोड़ी देर में कार मैम के घर के बाहर रुकती है। मैम जय को कार से बाहर निकालती हैं। जय को अपने कमरे में ले जाती हैं और अपने बिस्तर पर
लिटा देती हैं। जय के जूते उतारती हैं और पानी से उसके शरीर को पोंछती हैं ताकि वह होश में आए। जय शराब के नशे में मैम को अपनी ओर खींचता है और उन्हें हग कर लेता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है, मैं आपको किसी के साथ नहीं देख सकता। मैम जय के आंसू पोंछती हैं और कहती हैं, मैं भी सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ जय। तो आप उनके साथ डांस क्यों कर रही थी? क्योंकि मुझे पता करना था कि बेबी जय के मन में मेरे लिए फीलिंग्स हैं या नहीं। पर मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैम ठीक है बाबा, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। ओके जय। और जय मैम को टाइटली हग कर लेता है। जय का सर मैम के ब्रेस्ट के ऊपर होता है। वह मैम की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है और कहता है, आपको इसके लिए सज़ा मिलेगी। किस लिए? आपने उन सर के साथ डांस किया इसके लिए, तो तुम अपनी मैम को सज़ा दोगे? जय, हाँ। मैम कैसे? जय उनके लिप्स पे बाइट करता है। मैम जय की शर्ट को अपनी करीब खींचते हुए उनकी फ्रेंड की सॉडी हो रही थी। मैम के हाथ जय की शर्ट को अनबटन कर रहे थे। जय के हाथ मैम के सॉफ्ट गालों को सहला रहे थे। मैम के हाथ आहिस्ता से जय के बदन को छू रहे थे। जय के सिक्स पैक बॉडी मैम को और घायल कर रही थी। मैम के कमरे के चारों तरफ गुलाब के इत्र की खुशबू फैली हुई थी, जो दोनों को और भी ज़्यादा करीब ला रही थी। उन दोनों की सांसें इस इत्र की खुशबू में घुल रही थीं। जय की पतली और लंबी उंगलियां मैम के माथे से होते हुए होठों को स्पर्श करते हुए गर्दन के नीचे उनकी ब्रेस्ट पे आ रुका। वह अपनी उंगलियां फेरने लगा और अपनी प्यार भरी निगाहों से मैम की आंखों में देखा। ऐसा लग रहा था मानो उनसे प्यार करने की इजाज़त मांग रहा हो। मैम के नशीले होठों ने हल्की सी मुस्कान देकर जय की उंगलियों को इजाज़त दे दिया। जय ने आहिस्ते से उनकी ब्रा को अनबटन किया और उनके नशीले होठों की तरफ अपने होठ बढ़ाए और प्यार से चूम लिया। दोनों की हार्ट बीट एक दूसरे को क्लियर सुनाई दे रही थी। एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे, जो शरीर में गर्माहट का एहसास करवा रहे थे। जय बिल्कुल आराम से धीरे से अपनी लिप्स को मैम की लिप्स से हटाया और उनकी सॉफ्ट चिक्स को अपने होठों से टेस्ट करने लगा। मैम की आंखें बंद हैं। वह हर टच को अंदर से महसूस कर रही हैं। जय का हर टच उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जय के गुलाबी होंठ मैम के गर्दन को चूमते हुए उनकी ब्रेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। मैम की उत्तेजना और बढ़ गई। उन्होंने अपने दांत से होठों को काट लिया। जय शरारत भरी नज़रों से मैम की ओर देखता है। मैम उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरती हैं। जय की गर्म सांसों को मैम अपने ब्रेस्ट के ऊपर महसूस कर रही थी। मैम ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होठों को लिक करने लगी। जय एक छोटे बच्चे की तरह ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहता। ऐसा एहसास होते ही उत्तेजना के कारण मैम के ब्रेस्ट ऊपर आ गए। उन्होंने जय को अपने करीब किया, अपनी बाहों में भर लिया और
ब्लैंकेट से खुद को और जय को ढक दिया। सर्दी की रातें थी, फिर भी कंबल के अंदर गर्मी का एहसास था।